तो रीसेंट मंडे नाइट रॉ के एपिसोड की एंडिंग तब होती है जब मैकिंटायर आते हैं, वो कन्फ्रंट करते हैं बिगी को, जिन्होंने जस्ट उस टाइम बॉबी लैशली को हराया होता है एक स्टील केज मैच में डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल के लिए। सीधा मतलब ये कि भाई मैकिंटायर चाहते हैं बिगी के अगेंस्ट एक टाइटल अपॉर्चुनिटी। लेकिन गेस व्हाट, मंडे नाइट रॉ के खत्म होने के बाद मैकिंटायर ने रोमन रेंस को किया चैलेंज और उन्होंने कहा कि वो आने वाले रोमन रेंस की तरफ और लेने वाले उनसे यूनिवर्सल टाइटल। कीथ ली ने भी फाइनली रिएक्शन दे दिया है जब उनका हील टर्न वाला रूप आ चुका है मंडे नाइट रॉ में। इस हफ्ते के AEW रैम्पेज की व्यूअरशिप के बारे में करेंगे बात, क्योंकि ये था स्पेशल शो। अलेक्सा ब्लिस का स्टेटस भी आ चुका है सामने जब उन्होंने एक्सट्रीम रूल्स के बाद वाला जो रॉ है वो मिस कर दिया है, और शायद फैंस के लिए काफी ज्यादा अच्छी न्यूज है। और रॉयल रंबल 2022 की जो डेट एंड वेन्यू है वो भी पूरी तरीके से कंफर्म हो चुका है कि भाई कौन से वेन्यू में, कौन से अरीना में, कौन सी डेट होगा रॉयल रंबल 2022। वीडियो को शुरू करने से पहले मिठाइयां बंटवाने वाली न्यूज लेकर आया हूं कि भाई फाइनली मैंने असली अखाड़ा के जो पॉडकास्ट है उसको ज्वाइन कर लिया। स्पॉटिफाई के ऊपर, एप्पल म्यूजिक, जियो सावन, इन सब के ऊपर अवेलेबल है। और उसका जो पहला एपिसोड है वो आ चुका है मेरे साथ में। पहले उससे पहले काफी सारे हो चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, जाके एक बार जरूर चेकआउट करना। एक्सट्रीम रूल्स के जितने भी मैचेस वगैरह वो उसकी रेटिंग्स और मेन इवेंट के अंदर जो सीन हुआ, कांड हुआ, भाई वो कैसा था, उसकी क्या कुछ रेटिंग्स थी, तो उसको लेकर वीडियो आ चुकी है मेरे और भाई रोहित पंत यानी कि रेसल चैटर के साथ में। तो मजेदार सा आपको पॉडकास्ट लगेगा, सुनने में बड़ा आनंद सा आ जाएगा अंदर से। तो भाई जिन लोगों ने नहीं देखा है लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर चेकआउट करना। तो वीडियो को शुरू करते हैं पहली अपडेट के साथ में। ये जुड़ी है इस बार शेना बेजलर के बारे में। हमने देखा एक बार फिर से रॉ के अंदर शेना बेजलर की वही पुरानी वाली बुकिंग होती है, उनकी NXT वाली बुकिंग होती है, जिसके लिए शेना बेजलर काफी ज्यादा पॉपुलर थी पहले, और वो है डोमिनेशन, डिस्ट्रॉइंग करने वाली। हमने देखा ईवा मेरी को उन्होंने इस हफ्ते डिस्ट्रॉय किया, पिछले हफ्ते नाया जैक्स बनी थी उनका शिकार। होता क्या, इसके बाद रॉ टॉक होता है, रॉ टॉक के ऊपर हमें शेना बेजलर आती हुई नजर आती है। उनसे पूछा जाता है कि भाई क्या कहना आपका, तो लगातार सबको डिस्ट्रॉय करती जा रही हो। शेना बेजलर कहते हैं सुनने में काफी वियर्ड लगेगा, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि पूरे लॉकर रूम के अंदर मेरी जो इकलौती फ्रेंड थी वो नाया जैक्स थी। अब मैंने जो नाया जैक्स के साथ किया पिछले हफ्ते, सही बता रहा हूँ मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था करना, लेकिन मैंने किया क्योंकि सब जानते हैं रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर तुम्हें कभी कभार वो चीजें भी करनी पड़ती जो कि तुम करना नहीं चाहते। लेकिन जब मैंने ईवा मेरी की धुलाई की, वो मत पूछो, मुझे बहुत ज्यादा मजा आया और इस मजे को मैं कंटिन्यू करना चाहूंगी। ये चीजें मैं कंटिन्यू रखूंगी क्योंकि ये चीजें करने में बाकियों के साथ मुझे बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो लग ऐसा रहा है WWE ड्राफ्ट के बाद जिस भी ब्रांड में शेना बेजलर होंगी वहां पर ये डोमिनेशन कंटिन्यू रहेगी और शायद बहुत ज्यादा जल्दी वो चैंपियन भी बनती हुई नजर आएंगी। देखिए काफी अच्छा लग रहा है जब उनकी ये वाली बुकिंग हो रही है और धीरे धीरे करके WWE मंडे नाइट रॉ दोनों के दोनों ऑन ट्रैक आ रहे हैं। लेकिन अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। नेक्स्ट अपडेट AEW रैम्पेज की शो के बारे में जुड़ी है। और क्या है, इस हफ्ते AEW रैम्पेज की व्यूअरशिप, इस हफ्ते का जो शो था वो सुपर शो करके एडवर्टाइज हो रहा था, क्योंकि हमने देखा भी बीच में ग्रैंड स्लैम एडिशन हुआ था, तो उसी के आगे ये वाला शो था AEW रैम्पेज का। वैसे 1 घंटे का होता है, लेकिन ये स्पेशल एडिशन था इसलिए 2 घंटे का से शो बनाया गया था। लेकिन फिर भी रेटिंग्स के अंदर ज्यादा कुछ हो नहीं पाया, क्योंकि जो एवरेज व्यूअरशिप आई है वो सबसे ज्यादा लोवेस्ट में जा चुकी है, वो ये 6,40,000 यानी कि 640K। आई नो सुनने में वियर्ड लग रहा होगा कि भाई इतना बड़ा शो था, लेकिन जो अगर मैं घंटों के अंदर ब्रेक डाउन करूं वहां पर नंबर्स थोड़े देखने लायक हैं। पहले घंटे के अंदर व्यूअरशिप आई है 7,27,727K, लेकिन दूसरे घंटे में एकदम नीचे चली गई है, वहां आई है 5,52,000। अब लग ऐसा रहा अगर 1 घंटे का शो होता तो व्यूअरशिप आएगी 7.5 लाख या फिर इसके आसपास तक मेंटेन हो जाती है, लेकिन 2 घंटे का शो था। पहले घंटे में तो भाई क्या व्यूअरशिप ऊपर गई और दूसरे घंटे में एकदम धड़म से नीचे आ गई, इसलिए जो रेटिंग्स है ओवरऑल सबसे ज्यादा लोवेस्ट में चली गई हैं। एंड देखते आने वाले टाइम में क्या कुछ AEW करती है। वैसे उन्होंने सब कुछ कर डाला था इस वाले शो पे, CM पंक, एडम कोल। देखते आने वाले टाइम में क्या कुछ होता है। नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं और ये जुड़ी है इस बार अलेक्सा ब्लिस के बारे में। अलेक्सा ब्लिस एक्सट्रीम रूल्स पेपर व्यू के अंदर बेचारी रोती रोती थक गई, उनकी लिली चली गई थी। टाइटल हारने का गम नहीं है भाई, लिली के जाने का गम ज्यादा उनको। लेकिन बात आती है एक्सट्रीम रूल्स के बाद का उनका स्टेटस, क्योंकि आज के मंडे नाइट रॉ में भी वो हमें दिखाई दी नहीं, और ऊपर से WWE ने अचानक से शार्लेट फेयर का सीन ही चेंज कर दिया। वो ओपन चैलेंज हमें देती हुई नजर आ रही थी, यानी कि अब क्राउन ज्वेल के अंदर अलेक्सा वर्सेस शार्लेट फेयर के मैच के होने के चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं। और रिसेंटली एक रिपोर्ट आती है सामने रेसलिंग INC की तरफ से, और वो ये बात रिवील करते हैं फिलहाल जो उन्हें बातें पता लगी है उनके अकॉर्डिंग, जो लिली का पूरा डिस्ट्रक्शन वाला एंगल दिखाया गया था उसका रीजन ये था कि अलेक्सा ब्लिस को टाइम देना WWE से, वो हमें WWE को कुछ टाइम के लिए लीव करते हुए नजर आएंगे। ऑफ कोर्स उनकी लिली चलेगी, उनका दिल टूट गया अंदर से, इसलिए WWE ये स्टोरी लाइन दिखा के अलेक्सा ब्लिस को बाहर रखेगी। वो कहते हैं ये बात हमें पता नहीं लगे कि एग्जैक्ट कितने महीने कितने हफ्ते तक बाहर रहेंगी, लेकिन ये बात कंफर्म है कि कुछ महीनों तक, कुछ हफ्तों तक अलेक्सा ब्लिस WWE से अब हमें बाहर रहती हुई नजर आएंगी। लग ऐसा रहा कि वो WWE ड्राफ्ट 2021 का पार्ट नहीं होने वाली, यानी कि रिटर्न के बाद WWE सीधा उनको किसी ब्रांड के अंदर वापस ले आएगी। और पता है मुझे अब क्या लग रहा है कि
पुरानी वाली एलेक्सा ब्लिस, गॉडेस वाली एलेक्सा ब्लिस की वापसी होने वाली है, जो कि शायद बहुत ज़्यादा कूल चीज़ है, बहुत ज़्यादा कमाल की चीज़ है। अब देखो ये वाले गिमिक मुझे तब तक बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी जब तक अपने ब्रेव हार्ट फील्ड थे WWE में, तब तक ये गिमिक मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा कमाल की थी। लेकिन ब्रेव हार्ट चले गए, फील्ड चले गए, तो आगे से गिमिक को भी अब चले जाना चाहिए, उसको टाटा बाय बाय कह देना चाहिए। और एलेक्सा ब्लिस को अपना जो पुराना एकदम तगड़ा वाला लुक था ना, गॉडेस वाला लुक, वो वापस लाना चाहिए। और अगर वो वापस आता, फैंस इससे काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे। और अगर वो लुक आके तुरंत आके डिथ्रोन करता है ना शार्लट फेयर को, आगे किसी को भी कोई भी दिक्कत बिल्कुल नहीं होने वाली है। बाकी देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है, जब कुछ टाइम के लिए उन्हें ऑफ दिया गया है। मैं तो यही उम्मीद कर रहा हूँ कि गॉडेस वाली एलेक्सा ब्लिस एक बार फिर से आ जाए वापस। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। ये जुड़ी है लिमिटलेस कीथ ली के बारे में, बियर कैट कीथ ली के बारे में, जिनका फाइनली न्यू एटीट्यूड के साथ डेब्यू होता है रीसेंट मंडे नाइट रॉ में। अकीरा टोजावा कहते हैं कि भाई मैच दे दो, मैच दे दो, सामने मेरे ग्रेट खली खड़ा कर दो। आई मीन ग्रेट खली तो नहीं, लेकिन कोई भी खड़ा कर दो, मैं उसे हरा दूंगा। आ जाते भैया वहां से कीथ ली, यानी कि वही हाल होगा, चूहे के सामने आ गया हाथी और हमें कचूमर बनाते हुए नजर आते हैं कीथ ली कुछ ही सेकंड्स के अंदर अकीरा टोजावा का। और कहते हैं ना भाई कि थोड़े तेवर तेवर बदले से लग रहे थे अपने कीथ ली के। लग ऐसा रहा था कि काफी गुस्सैल वाले आदमी, काफी हील टर्न टाइप का हो गया इनका। और होता है कि इसके बाद रॉ टॉक के ऊपर हमें कीथ ली भी आते हुए नजर आते हैं। बेचारे केविन पैट्रिक मुश्किल से उनके पास जाते हैं, वो कहते हैं कीथ ली कांग्रेचुलेशन, एक बार फिर से आप वापस आ चुके हो, आपने एक बार फिर से अपना न्यू एटीट्यूड इस बार लाया WWE में साथ में। तो न्यू एटीट्यूड के बारे में क्या कहना है? कीथ ली कहते हैं मेरा कुछ भी कहना नहीं है, चल निकल। वो कहते हैं पक्का आपका कुछ कहना नहीं है अपने इस न्यू एटीट्यूड के बारे में? कीथ ली कहते हैं समझ नहीं आया, मैंने कहा ना कुछ नहीं कहना है। फिर वो कहते हैं अच्छा चलो वो छोड़ो, WWE ड्राफ्ट आ रहा है, सोचो अगर आप स्मैकडाउन में चले गए हो, आपका पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा, आपको न्यू ओपोनेंट्स मिलेंगे। कीथ ली यहाँ पर कहते हैं देख भाई, कोई भी ब्रांड हो, रॉ हो, स्मैकडाउन हो, मुझे परफॉर्म करना है। और जो लोग समझ रहे हैं तो पुराना वाला कीथ ली है तो सेम वही वाला इंसान है, इसको तो मैं हरा दूंगा, तो वो चीज़ बिल्कुल नहीं है। पहले के मुकाबले और इस वाले कीथ ली में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। फिर सामने वाले से माइक छीन लेते हैं और कहते हैं शायद अब इस केविन पेट्रे के पास मेरे लिए कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो भाई ये एटीट्यूड सही में बड़ा गजब का लगा यार मुझे। एक तो मंडे नाइट रॉ में जब वो आए थे स्क्वैश के अकीरा टोजावा को, उसके बाद रॉ टॉक वाली चीज़ देखे तो मज़ा ही सा आ गया पूरा कि केविन पेट्रे की किस तरीके से उन्होंने धज्जियाँ टाइप की उड़ा दी। आई गेस मज़ा आने वाला है WWE ड्राफ्ट के बाद। अब मैं क्या चाहूँगा भाई, आने वाले टाइम में WWE ड्राफ्ट में कीथ ली चले जाए स्मैकडाउन में, रोमन रेंज वर्सेस कीथ ली। सुनने में एक मनी मेकिंग मैच लगता है। सोचो अगर फ्यूड होता है, अब मैं ये नहीं कह रहा कीथ ली को चैंपियन बना दो, लेकिन अगर फ्यूड होने वाला हील वर्सेस हील तो आगे ज्यादा मजा आने वाला है। एक ऐसा इंसान जो कि जिमी जी उसो की धज्जियां उड़ा के रख दे, रोमन रेंज की भी एकदम कुटाई टाइप हो जाए, आखिरी में रोमन जीत जाए, उसका कोई सीन नहीं होगा। लेकिन एक अच्छा मैच डेफिनेटली हमें मिलने वाला है। देखते आने वाले टाइम में कीथ ली के इस वाले कैरेक्टर का किस तरीके से यूज होता है। जो नेक्स्ट अपडेट है वो रॉयल रंबल 2022 के बारे में जुड़ी है और फाइनली WWE ने रॉयल रंबल 2022 की जो लोकेशन एंड डेट है पूरी तरीके से कंफर्म। ये होने वाला पहले रिपोर्ट्स के हिसाब से फरवरी 2022 के अंदर, लेकिन WWE बात कंफर्म करती है कि भाई नेक्स्ट ईयर भी जनवरी में होने वाला। जो रीति रिवाज है वो बदलेंगे नहीं, क्योंकि ये होगा 29 जनवरी को, दिन पड़ रहा है सैटरडे। सुनने में वियर्ड है, वैसे WWE अपने सैटरडे को PPVs करती नहीं है, वो करती है संडे को, और हम लोग इंडिया के अंदर उसे देख पाते हैं मंडे को। लेकिन लगे ऐसा रहा कि WWE ने अपने बड़े पेपर व्यूज के लिए जो स्ट्रैटेजी थोड़ी बहुत चेंज कर दी है। अब देखो वहां अमेरिका USA साइड के अंदर सैटरडे रात को मान लो किसी बंदे की जो जॉब है वो आता है आराम से, अगर वो देखता है कि इवेंट वगैरह, तो उसे कोई टेंशन नहीं कि भाई सुबह उठना पड़ेगा, जल्दी जाना पड़ेगा ऑफिस वगैरह। अब संडे वाले में क्या होता है कि भाई संडे रात तक झाग तो लिया, लेकिन सुबह भाई सुबह खड़गंदी हो जाती है, जाना पड़ता है ऑफिस। तो अगर मेरे हिसाब से सैटरडे को अगर WWE रात में रखेगी तो ज्यादा लोग इस चीज को प्रेफर करेंगे टाइम स्लॉट को, क्योंकि अगले दिन है तो छुट्टी, चाहे रात के 1 बजे तक पूरा इवेंट चला दो। तो आगे ये कुछ सिनारियो होने वाला जो WWE है हमें इसलिए जो अपने बड़े पेपर व्यूज है वो सैटरडे को USA में करती हुई नजर आएगी। चलो अपनी तो मौजे हमें संडे को ही देखना है, सुबह उठ के, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। संडे को भाई आराम से देखेंगे और मजे लेंगे रॉयल रंबल 2022 के। बात आती है वेन्यू के बारे में, तो सेंट लुइस के अंदर ये वाला जो भी फिलहाल कह सकते हो वेन्यू अनाउंस कर दिया गया कि यहाँ पर रॉयल रंबल 2022 होने वाला है, डोम एट अमेरिकन सेंटर। काफी बड़ा वेन्यू है, काफी बड़ा स्टेडियम टाइप्स है, मजा आएगा। रॉयल रंबल वैसे इतना गजब का होता है और WWE 40,000 फैंस यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रही है रिपोर्ट के हिसाब से। तो देखते हैं क्या WWE 40,000 से ज्यादा फैंस ला पाती है। अब देखो मुझे लग रहा है पूरी तरीके से सोल्ड आउट हो जाएगा। 40,000 तो एक नॉर्मल सी बात है, जब समर स्लैम के अंदर आप 45 या फिर 50,000 के
आसपास जो ऑडियंस है वो सेल आउट कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बड़ी डील होगी नहीं जब रॉयल रंबल 2022 के अंदर 40,000 से ज़्यादा फैंस आएंगे। नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। ये जुड़ी है फॉर्मर WWE चैंपियन स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर के बारे में। अब मैकिंटायर ने रॉ की एंडिंग के अंदर चैलेंज किया बिगी को, उन्होंने कन्फ्रंट किया और उनकी तरफ तलवार घुमा दी कि भाई तुम हो अब मेरे नेक्स्ट चैलेंज है। अब यहाँ पर मैकिंटायर से पूछा जाता है केविन पैट्रिक की तरफ से मंडे नाइट रॉ के एंड होने के बाद कि भाई आपने अभी कन्फ्रंट किया बिगी को, क्या इसका कहने का मतलब ये कि आपको टाइटल अपॉर्चुनिटी चाहिए? वो कहते हैं ऑफ कोर्स यार, टाइटल अपॉर्चुनिटी के लिए तो मैंने किया। वैसे मैं बिगी को पिछले हफ्ते कन्फ्रंट करने वाला था, लेकिन सभी जानते मैं यूके टूर के ऊपर गया था, वहां जाके एकदम मजा सा आ गया। मैं फैमिली से मिला, मैं अपने पापा मम्मी से मिला, एकदम घर वाली फीलिंग आ गई, कह सकते हैं मजे मजे से आ गए। लेकिन अब मैं वापस आए तो मुझे लगा यार बिगी को चैलेंज करना चाहिए उस WWE टाइटल के लिए। याद होगा सभी को हेल इन अ सेल का पेपर व्यू, वहां पर लैशली और MVP ने चीटिंग वगैरह करके एक स्टिपुलेशन रखी कि भाई अगर मैं हार जाऊंगा मुझे टाइटल अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं जब तक लैशली चैंपियन रहता है। लेकिन फाइनली गॉड का थैंक्स भाई कि लैशली अपनी टाइटल हार चुका है, बिगी ने उसे ऑलरेडी 2 हफ्ते पहले हरा दी है। तो अभी मेरा मौका है कि भाई मुझे हराना चाहिए बिगी को और बन जाना चाहिए न्यू WWE चैंपियन। वो कहते चलो सारी चीज़ों को एक साइड रखते हैं, बात करते हैं बिगी के बारे में। तो बिगी भाई तेरे लिए मेरे मन में बहुत ज़्यादा इज्जत है। मैं जानता हूँ तुमने कितनी मेहनत की है इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए या फिर यहाँ तक पहुँचने के लिए। तुम WWE चैंपियन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल के बाद बने हो। मैं तुम्हारी बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ, तुम्हारे स्ट्रगल हार्डवर्क की काफ़ी इज्जत करता हूँ। लेकिन शायद तुम गलत टाइम पे चैंपियन बन गए हो, क्योंकि अब वो WWE टाइटल मुझे चाहिए और मुझे फिर से WWE चैंपियन बनना है। अब केविन पैट्रिक कहते हैं WWE ड्राफ्ट आ रहा है, मे बी अगर ऐसा हो कि आप स्मैकडाउन के अंदर ड्राफ्ट हो जाओ तो वहाँ पर क्या होगा? वो कहते हैं अगर मैं स्मैकडाउन के अंदर ड्राफ्ट हो जाऊँ वहाँ मैं चैलेंज करूँगा रोमन रेंस को यूनिवर्सल टाइटल के लिए, और अगर ऐसा होता है रोमन रेडी रहना, वो यूनिवर्सल टाइटल मेरी होने वाली है। और भाई ये वो कुछ बातें जो कि अपने स्कॉटिश वॉरियर मैकिंटायर कहते हैं कि अगर वो स्मैकडाउन के अंदर चलेंगे कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, वहाँ जाके वो चैलेंज करने वाले हैं रोमन रेंस को। आगे चीज़ें मज़ेदार होने वाले हैं। सोचो क्राउन ज्वेल पेपर व्यू से पहले अगर एक कॉन्फ्रंटेशन होती है मैकिंटायर लेसनर रोमन तीनों की तीनों एक रिंग में, और मैकिंटायर अगर ये कहेंगे भाई तुम दोनों में से जो जीतेगा आने वाले टाइम में मैं उसे चैलेंज करने वाला हूँ, मज़ा मेरे हिसाब से यार बहुत आने वाला है। अगर मैकिंटायर स्मैकडाउन में आ जाते हैं और एक कॉन्फ्रंटेशन तो मेरे हिसाब से फिर ज़रूर होने वाली है। इसको लेकर क्या आपका ओपिनियन आप लोग शेयर करना कमेंट सेक्शन के अंदर। और आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। वीडियो पसंद आई लाइक कर देना नीचे वीडियो को। असली कार्ड अगर जिन लोगों ने पॉडकास्ट चेक नहीं किया जरूर जाके चेकआउट करना, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। साथ ही में जो लोग चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को भी कर देना ऑन। आने वाले टाइम में ऐसी और भी कमाल की फ्रेश अपडेट्स के लिए मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफी जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।